हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की टॉपिक में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और मैं एक बार फिर से आ चुका हूं नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखने वाले हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो शेड्यूल हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा सभी को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हुआ चलूँगा फ्रेंड्स। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को सवाल बनेंगे फ्रेंड्स, उन सब के बारे में बतलाने वाला हूँ, बारीकी से मैं बतलाने वाला फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो फ्रेंड्स आप तक पहुंच जाए और अच्छी तरह से आप लोग का तैयारी हो सके फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इग्नोर मत कीजिएगा। ये इस सेशन से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन चुके हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर में आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहले शेड्यूल की बात करते हैं, यानी शेड्यूल 1 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भारतीय संघ के जो घटक होंगे, जैसे कि आपका राज्य आ जाता है, जिसमें 29 राज्य सम्मिलित हैं। और भारतीय संघ के जो 29 राज्य हो गए फ्रेंड्स, है ना, और संघ शासित प्रदेश होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब यानी तात्पर्य ये होता है फ्रेंड्स, यानी शेड्यूल 1 में जो है हमारे भारतीय जो स्टेट होते हैं, जो कि 28 है वर्तमान टाइम में। जब मैं ये नोट्स बनाया था उस समय जो है फ्रेंड्स आपका 29 राज्य हुआ करता था और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अभी जो हमारे हैं 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ये आप लोग को जानना जरूरी है फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके हैं। क्यों है ये मैं भी आप लोग को बताता चलता हूँ फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आप लोग को क्लियर एंड क्रिस्टल कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जम्मू और कश्मीर स्टेट को, ठीक है। अब जम्मू और कश्मीर जो है आर्टिकल 370 के अंतर्गत आता था और 370 अंतर्गत से 370 आर्टिकल के अंतर्गत इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। हाल ही में एक संशोधन अधिनियम के तहत फ्रेंड्स इसको क्या है कि 370 आर्टिकल जो है वो नियम लागू जो होता था समाप्त कर चुका है और इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। कितने? 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर चुका है। और 2 यूनियन टेरिटरी जो बनकर आए हैं वो जम्मू है एंड लद्दाख है फ्रेंड्स। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा से हटाकर जम्मू और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। तो वर्तमान समय में हमारे पास कितने 29 से होकर 28 राज्य हो गए हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज से आपका 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अनुसूची में जो होता है 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बतलाया गया है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट बन जाता है ये अमेंडमेंट फ्रेंड्स। ये इस अमेंडमेंट से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन चुका है। बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था, ठीक है। कहने का मतलब एक पॉइंट निकल कर आता है फ्रेंड्स, दिल्ली जो हमारा दिल्ली जो स्टेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। दिल्ली जो स्टेट है एक स्टेट भी है फ्रेंड्स और एक यूनियन टेरिटरीज भी है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेट भी आता है, एक यूनियन टेरिटरीज भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। तो जो है दिल्ली स्टेट जो आता है उसको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत ही मिला। यहाँ से सवाल बन चुका है फ्रेंड्स। चलिए सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है इसको बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि हो गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए फ्रेंड्स। ये जितने भी
उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स, उनके जो वेतन और भत्ते और पेंशन होता है फ्रेंड्स, उनके बारे में उल्लेख किया गया है शेड्यूल 2 में। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जितने भी उच्च व्यक्ति जो होते हैं, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है, उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे और पेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, इन सारे प्रोविजंस को लेकर जो एक नियम होता है वो बनाया गया है शेड्यूल 2 में ही इसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। तो शेड्यूल 1 हो गया आपका भारत के जो 28 राज्य हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में बतलाया गया। शेड्यूल 2 उच्च व्यक्तियों पर आसीन जो व्यक्ति है उनके वेतन एवं भत्ते से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, अगला आता है थर्ड शेड्यूल, तीसरा अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि हो गया फ्रेंड्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय जो अनुसूची है वो कहने का मतलब है फ्रेंड्स शपथ, यानी कि ओथ से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ओथिंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हो गए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर छोड़ के फ्रेंड्स, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जजेज होते हैं फ्रेंड्स, इसको किस टाइप से शपथ लेनी है, उनके जो नियम होते हैं फ्रेंड्स वो तृतीय अनुसूची में ही बतलाया गया है। थर्ड शेड्यूल में ही इनके नियम एंड प्रोविजंस को बतलाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स हमारा चौथी अनुसूची। बात करते हैं चौथी अनुसूची की, यानी कि फोर्थ शेड्यूल की। ये फोर्थ शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब हो गया जो हमारे स्टेट होते हैं या यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों के जो राज्यसभा के मेंबर होंगे फ्रेंड्स, उनके विवरण को लेकर प्रोविजंस और किस टाइप से प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यसभा में मेंबर लोग, तो फ्रेंड्स उनके बारे में बतलाया गया है। कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पर रख लीजिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे स्टेट का हो या यूनियन टेरिटरीज हो, उनके मेंबरों का जो है विवरण आपका चौथी अनुसूची के अंतर्गत ही मिलता है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स हमारा पांचवा भी इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और फ्रेंड्स नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स। देखिए, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, पांचवी अनुसूची जो बतलाता है वो SC ST, ठीक है, SC ST क्षेत्रों के जो है उनकी क्षेत्र के जो शासन व्यवस्था को और नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाए फ्रेंड्स, उनके बारे में लेकर सिर्फ और सिर्फ पांचवी अनुसूची में ही बतलाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है आपका SC ST क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर बारे में बतलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगले शेड्यूल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला शेड्यूल है छठी अनुसूची, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन बन चुके हैं, VVI कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ये नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्ट एरिया को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो छठी अनुसूची इसमें असम हो गया फ्रेंड्स, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और फ्रेंड्स निकल कर आता है मिजोरम। ठीक है, ये चार जो स्टेट आते हैं फ्रेंड्स, इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी कि इन चारों क्षेत्र में जो ट्राइब्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ट्राइबल एरिया जो आता है, इन चारों स्टेट को लेकर जो ट्राइबल एरिया आते हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया फ्रेंड्स, सिर्फ छठी अनुसूची में। और फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छा आप लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स कि इन जो छठी अनुसूची में जो स्टेट आते हैं उनको अच्छी तरह से आप याद कैसे रखें लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बना हुआ है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि फ्रेंड्स
छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो आपको याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे ना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाला है, मे अमित्री करके एक ट्रिक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। मे से निकल कर आता है मेघालय, अ से निकल कर आएगा असम, मी से निकल कर आए मिजोरम और त्रि से निकल कर आता है त्रिपुरा। ये 4 स्टेट आप लोग को छठी अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है, जो कि क्लियर एंड क्लिस्टर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चारों स्टेट के जो ट्राइबल एरिया हैं उनके प्रशासन व्यवस्था को लेकर बतलाता है फ्रेंड्स छठी अनुसूची। चलिए अगले अनुसूची की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 7th शेड्यूल की ओर आते हैं। 7th शेड्यूल भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। देखिए 7वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स हमारा केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उनके बारे में लेकर बतलाता है फ्रेंड्स। और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उनसे रिलेटेड 3 अनुसूची बनाए फ्रेंड्स। उन अनुसूचियों को भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम फ्रेंड्स। पहला आता है संघ सूची, जिसे कहते हैं सेंट्रल लिस्ट कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें इस सूची में फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। यानी कि इस लिस्ट में जितने भी विषय होंगे फ्रेंड्स उस पर और सिर्फ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाने का अधिकार रखता है फ्रेंड्स। जब हमारा संविधान लागू हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, को डेट जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन चुके हैं। और संविधान कब लागू हुआ ये आप लोग को जानना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो जब संविधान हमारा लागू हुआ फ्रेंड्स उस समय जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो संघ सूची में जो विषय थे वो 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी जो हमारे पास कितने विषय हैं? 100 विषय, यानी कि 100 सब्जेक्ट है। ये 100 सब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार ही कानून बनाती है फ्रेंड्स। क्लियर हो चुका है। चलिए अगला आता है फ्रेंड्स, दूसरा है आपका राज्य सूची, जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। देखिए फ्रेंड, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप होता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात होती है राष्ट्रीय हित की, यानी कि नेशनल मुद्दा अगर कोई हो जाता है फ्रेंड्स और उससे रिलेटेड कोई कानून अगर स्टेट लिस्ट में शामिल है तो फ्रेंड्स उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार का वो मुद्दा हो जाएगा अगर राष्ट्रीय हित पर आता है तो फ्रेंड्स। तो जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1949 को, उस समय इस लिस्ट के अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 66 विषय थे स्टेट लिस्ट में, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 61 विषय हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन 61 विषयों पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, लेकिन नेशनल मुद्दा होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तीसरा है फ्रेंड्स समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, या मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विषय भी जरूर याद करते चलिएगा, वहाँ भी क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत जो है विषय दिए गए हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है, परंतु फ्रेंड्स कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून
जो है केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स, कंक्रीट लिस्ट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स स्टेट और आपका सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती है। लेकिन अगर कानून जो है इक्वल हो जाता है फ्रेंड्स, इक्वल कहने का मतलब हो गया फ्रेंड्स समान निकल जाता है, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा रह जाता है। यानी कि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगा इक्वल होने पर कानून, है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगा वही मान्य होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बना देगी तो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया होगा वो अमान्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये समवर्ती लिस्ट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कानून हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में जो है 47 विषय रखा गया था, लेकिन वर्तमान में अभी बढ़कर कितने हो गए, 52 विषय हो चुके हैं। इन 52 विषयों पर दोनों सरकारें मिलकर यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाती है फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जिस समय मैं नोट्स बनाया था उस समय जो है जम्मू कश्मीर जो है आपका स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान टाइम में मैं बता चुका हूँ आप लोग को, वीडियो के शुरुआत में ही समाप्त हो चुका है, तो ये अब कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे जान लीजिएगा जम्मू कश्मीर जो स्पेशल स्टेट था फ्रेंड्स, उस पर समवर्ती सूची लागू नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 8वीं अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो हमारी संविधान में जो है मूल रूप से जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है कि संविधान की जो भाषा होगी वो 22 भाषा है। लेकिन मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी जिस समय हमारा संविधान बनकर लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को उस समय संविधान की जो भाषाएं हुआ करती थी 14 भाषाएं ही थी। लेकिन बाद में फ्रेंड्स जब ज़रूरत पड़ी संविधान की भाषा को लेकर कि और भी भाषाओं को ऐड किया जाए, तो समय समय पर संशोधन होते गए और भाषाओं को ऐड करते गया, तो वो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं। पॉइंट आता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। सिंधी भाषा की बात करते हैं तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा ऐड हो चुका आपका संविधान की भाषा में, क्योंकि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आ गया, तो टोटल 14 से बढ़कर हो गया 15। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, यानी कि 1992। इसके तहत 3 भाषाओं को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम यहाँ से पूछा जा चुका है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करते हैं, 3 भाषा शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। कोंकणी गोवा की एक राज्य भाषा है, मणिपुर का, नेपाल देश का फ्रेंड्स। तो ये 3 भाषा और ऐड किया गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में। तो 15 से और 3 भाषा बढ़ चुका, तो टोटल हो गया 18। एक आता है फ्रेंड्स आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत जो है फ्रेंड्स 4 भाषाओं को ऐड किया गया। 4 भाषा कौन कौन से हैं? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स ये मैथिली की, तो एक बिहार राज्य में बोले जाने वाला फेमस भाषा है फ्रेंड्स और बहुत प्यारी भाषा है। झारखंड में बोले जाने वाला संथाली एक फेमस भाषा है जो कि आपका झारखंड राइट से रिलेटेड है, जो कि संविधान में ऐड किया गया आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। डोगरी जो में जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है, और बोडो जो है फ्रेंड्स ये मेघालय में बोले जाने वाला एक जनजातीय भाषा है फ्रेंड्स। ये चारों भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया संविधान में। तो फ्रेंड्स 18 और 4 हो गया 22, टोटल अब वर्तमान टाइम में कितने हैं? 22 भाषा है संविधान की, जो एक भाषा है संविधान की भाषा जो कि संविधान मान्यता देता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची जो है भाषा से रिलेटेड है फ्रेंड्स, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इसमें।
चलिए अगला है फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, चलिए पॉइंट को जानिए फ्रेंड्स। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ 1951 को, 1951 को जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो सबसे पहले किस अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें जो है फ्रेंड्स, जो संपत्ति अधिग्रहण करने का जो भी प्रोविजंस होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में बतलाया गया है। ठीक है, कि संपत्ति को किस टाइप से अधिग्रहण करना है। इस पर कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, इस अनुसूची 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय होंगे, ठीक है, उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया जाएगा, यानी कि हम इन विषयों को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, केस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट बोलता है वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं और प्रेजेंट टाइम में इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम बनाए गए हैं, 284 अधिनियम बनाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, एक एक्सेप्शन से कि 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तथा सर्वोच्च न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उनको बोला गया कि कानून जो है न्यायालय में आप जो है ला नहीं सकते, यानी केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक संविधान पीठ हुआ, उसमें निर्णय लिया गया कि 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून हैं, यानी जितने भी विषय हैं बन चुके हैं उस पर कानून, उसको चुनौती दी जा सकती है। शर्त क्या होगा कि मौलिक अधिकार का वो उल्लंघन करता है। मौलिक अधिकार, हमारे भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर 6 मौलिक अधिकारों में से किसी एक मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता हो तो उसको न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, यानी कि केस कर सकते हैं और उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा करने का अधिकार रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, कि सही है या गलत है। तो ये था 9वीं अनुसूची के बारे में। अगला है फ्रेंड्स हमारा 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉलिटिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जानना जरूरी है। 10वीं अनुसूची बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से जितने भी प्रोविजंस होगा उनके बारे में उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है फ्रेंड्स। और ये 10वीं अनुसूची जोड़ा कब किया गया था, इंपॉर्टेंट बन जाता है, या 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको जोड़ा गया फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची का। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब जान लीजिए फ्रेंड्स सिंपल भाषा में, जैसे कि कोई भी हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं किसी भी पार्टी से, मान लेते हैं बीजेपी से, ठीक है, बीजेपी का हम लोग पार्टी चुने, ठीक है, अब बीजेपी का पार्टी गया हमारा विधायक बनकर चला गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, वो पहले जो कानून बना हुआ था कि बीजेपी वाला जो पार्टी जो है बनकर गया, विधायक बनकर गया हमारे विधानसभा हो या राज्यसभा लोकसभा में, वो उसका मन हो गया बाद में पार्टी चेंज करने का, वो बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये होता था फ्रेंड्स पहले, ठीक है, वो बाद में जाकर कांग्रेस में भी शामिल हो जाता था। तो इस दल बदल को बदलने के लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आया और ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लाया गया फ्रेंड्स। तो ये दल बदल रिलेटेड से संबंधित रह गया। अगला है फ्रेंड्स हमारा 11वां अनुसूची, है ना, यानी कि 11th शेड्यूल। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी कानून हैं फ्रेंड्स और किस टाइप से पंचायती राज को चलाना है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान मिलेंगे वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ही मिलेंगे।
और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह अनुसूचित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई। यह अधिनियम जो आया फ्रेंड्स वो 1992 में लाया गया और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। आर्टिकल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है आर्टिकल की बात होता है तो 40 में जो आर्टिकल 40 जो है स्पेशल पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बतलाता है। अगला पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो 11वीं अनुसूची में है बतलाया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत जितने भी संस्था आएंगे उनको कार्य करने के लिए 29 विषय ही दिया गया है और 29 विषय पर ही वो कार्य कर सकते हैं। अगला आता है शेड्यूल फ्रेंड्स, हमारा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 12वीं अनुसूची जो कि हमारा लास्ट शेड्यूल है। ठीक है, 12th शेड्यूल यह नगर पालिका से संबंधित है। कहने का मतलब म्यूनसिपलिटी से संबंधित है फ्रेंड्स, यानी टाउन के लिए स्पेशल है। जो हमारा शहर होता है उनके लिए स्पेशल बन जाता है फ्रेंड्स। म्यूनसिपलिटी आपका शहर में ही पाया जाता है और पंचायत वगैरह लोकल गवर्नमेंट वगैरह वो विलेज में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, देखिए 92 में यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर आपका लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया फ्रेंड्स, और आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1993 में जस्ट एक साल बाद, और उसमें जो है नगर पालिका को लाया गया। ठीक है, इस संशोधन का नियम के तहत नगर पालिका को लाया गया क्योंकि टाउन व्यवस्था को भी देखना जरूरी है फ्रेंड्स। इसमें देखिए पॉइंट बोला गया है कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, और इसमें भी है जो शहर के जो क्षेत्र होंगे उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कंट्रोलिंग के लिए फ्रेंड्स 29 विषय दिए गए हैं, और उन्हीं 29 विषयों पर ही ये नगर पालिका काम कर सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आई होप मैं पूरा उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया। मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया, अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, साथ ही हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स अच्छा लगा दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।